हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं, या तो आप बीआरए यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आइलर्स थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? आइलर्स थ्योरम। और यह है डे नंबर 25 और सेमेस्टर 4 के लिए तो है ही, तो पता ही आपको। देखिए, इस थ्योरम को आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि यह सब थ्योरम पढ़ने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप 11 12 में नहीं पढ़ रहे हैं, 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अब बच्चे नहीं हैं, आप अब बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं। तो आपको यह दायित्व बन जाता है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक ना। अगर देखिए, अभी अगर 11 12 तक था, कोई मैथ का क्वेश्चन पूछता था आपसे, नहीं बताते थे तो कहता है बच्चे हैं। लेकिन मैथ ऑनर्स करने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं बताए तो आप तो फिर क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैथ में आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, धमाकेदार तरीका से पढ़िएगा। आइलर्स थ्योरम को अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, आइलर्स थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आइलर्स थ्योरम पर चलेंगे, ठीक है। देखिए, यहां पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा आइलर फाइव फंक्शन। आइलर फाइव फंक्शन को हम लोग फाइव एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब जानेंगे कि यह फाइव एन है क्या। फाइव एन है क्या, देखिए यहां पर डिफिनीशन देखिए। द आइलर फाइव फंक्शन या आइलर ट्वाइटेंट फंक्शन, फाइव फंक्शन बोलिए या ट्वाइटेंट फंक्शन बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया गया, कैसे डिफाइंड किया गया, तो फाइव एन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वैसा पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन हो या इक्वल टू हो, किससे, एन से। देखो यहां पर एन लिखा हुआ है ना फाइव के अंदर में, इसीलिए वैसा पॉजिटिव नंबर जो लेस देन हो या इक्वल टू एन, मतलब एन से छोटा या एन के बराबर। अगर यहां 10 रहता एन के जगह 5 10, तो नंबर 10 से छोटा होता या 10 के बराबर तक हो सकता था। जो डेट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन, जो एन के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम हो जाता है एन के साथ, मतलब दोनों का जीसीडी एक हो जाए, मतलब एचसीएफ कितना हो जाए, एक हो जाए। आप कहिए कि सर हमारा तो समझ ना आया, चलिए देखिए तुरंत समझ में आएगा। डायरेक्ट आप एग्जाम्पल समझिए, यहां पर एग्जाम्पल समझिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए, हम चाहते भी नहीं कि आपके दिमाग को ज्यादा लोड पड़े। तो देखो यहां पर अगर मान लीजिए आप द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 8 आर, अगर हम बोले कि वैसा नंबर बताइए जो 8 हो या इससे 8 से कम हो, तो आप क्या क्या बोलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना होगा। 1 से लेकर 8 तक लिखिएगा। वैसा नंबर जो 8 के बराबर होना था 8 से कम होता है, 1 से लेकर 8 तक जो नंबर होगा या तो 8 के बराबर है, तो 8 से कम है। अब कहेंगे कि इसी में से आपसे हम पूछे कि कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर है जो 8 के साथ प्राइम नंबर, 8 के साथ क्या बनाता है, जीसीडी निकालने पर 1 आता है। तो देखो इसमें से 1 ले लीजिए, देखो यहां पर, फिर 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, इसमें से चुन लिए 4 नंबर। यह चारों नंबर जो है रिलेटिवली प्राइम है, किसके साथ, 8 के साथ। मतलब एक का जीसीडी आप 8 के साथ निकालिए, मतलब एचसीएफ, 1 और 8 का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा बताओ, 8 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 3 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, 7 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो 1 से लेकर 8 तक हम नंबर लिए और इसी 1 से 8 तक के नंबर में हम लोग वैसा नंबर चुन लिए जो 8 के साथ क्या बना रहा है, तो जीसीडी 1 बना रहा है। तो 1 3 5 7 ये चारों नंबर ऐसा होगा जो 8 के साथ अगर एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले या जीसीडी निकाले तो वैल्यू 1 आएगा। तो इस चारों नंबर के अलावा क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका एचसीएफ 1 आए, नहीं ना हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो 4 ही को नंबर आएगा। तो यानी 5 लिखेंगे,
और नंबर आप 1 से लेकर 8 तक लिए, मतलब 8 नंबर लिए हैं, तो फाई 8 हो गया, और इसका वैल्यू 4 नंबर है, तो यहाँ पर फाई 8 का वैल्यू 4 हो गया। 1 3 5 7 4 गो नंबर है, तो फाई 8 का वैल्यू 4 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यह बातें आपको समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। n का वैल्यू हम लोग 8 लिए, तो 1 से लेकर 8 तक नंबर ले लिया। इसी में से संख्या चुनना है जो 8 के साथ, n का वैल्यू 8 लिए ना, तो इसमें से आपको संख्या चुनना है जो 8 के साथ जीसीडी 1 आ जाए, तो 1 3 5 7 होगा, जिसका 8 के साथ जीसीडी 1 आएगा, यानी फाई 8 का वैल्यू 4 हो गया। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे आइलर थ्योरम। देखो आइलर थ्योरम है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन आपसे कम, क्योंकि बच्चे हैं आप बच्चे मन के सच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश करेंगे। आप भी स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है? तो देखो क्या है, कहा थ्योरम है, जिसे आइलर थ्योरम क्या है, थ्योरम ही है। तो क्या कहा, इसका स्टेटमेंट है ये कि अगर a और n है, इसका जीसीडी मतलब एचसीएफ कितना हो जाए, 1 हो जाए। मतलब कोई 2 नंबर ले लीजिए, a और n 2 नंबर ले लीजिए जिसका जीसीडी 1 है, तब a के पावर, यह a है, इसके ऊपर में फाई n है, 3 गो चिन्ह कॉन्ग्रुएंट, यहां पर 1 मॉड n, यह रिजल्ट आना चाहिए। अब इसका मतलब समझिए, एक इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड, अगर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि a में से b घटाएंगे तो a माइनस b, और इसमें जब हम n से डिवाइड करते हैं तो यह एडजेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा कटना चाहिए। यही बात है ना, तब हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अगर इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि a में से b घटाएंगे, उसमें n से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा n से। समझ में आ रहा है बात को? यानी अगर हम लिखे 15, यहाँ 3 और यहाँ पर मॉड 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 में से 3 घटाइए, इसमें 4 से भाग कीजिए, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12/4, 3, बताइए पूरा का पूरा कट गया, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। क्या हो गया? एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब यही होता है। तो आप बताइए, यहां पर a के पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n है, इसको प्रूफ आपको करना है। मतलब a और n 2 नंबर है जिसका जीसीडी 1 है, कोई 2 नंबर होगा a और n जिसका जीसीडी 1 है, तब इस a के पावर में हम लोग फाई n लिखेंगे, इसमें n में फाई लगा के पावर चढ़ा देंगे, यहां पर 1 तो रहेगा ही, यहां पर मॉड n होगा। तो यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, ध्यान से समझना है सभी को। देखो यहां पर प्रूफ में, यहां पर हम लोग r मान लेते हैं, कैपिटल R का एक सेट मान लेते हैं, और इसमें नंबर है R1 R2 डॉट डॉट R फाई n। जैसे यहां पर R1 है, फिर R2 है, R3 है, करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, R फाई n। इस तरह से हम लोग एक सेट बना लेते हैं जिसमें हम लोग R लिख लेते हैं, इसी तरह से। अच्छा, आप कहेंगे कि R1 R2 R3 डॉट डॉट R फाई n क्या है? तो कहा यह रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो n है। मतलब यहां जो आप लिए थे, यहां पर 1 3 5 7 4 को जो संख्या था, जैसे इसको आप R1 मानिए, R2 मानिए, R3 मानिए, R4 मानिए, तो चारों संख्या जो होगा वही है R1 R2 R3 डॉट डॉट R फाई n। इसको हम लोग कैपिटल R के सेट में मान लिए, ठीक बात? कहेंगे हाँ सर ठीक है। चलिए आइए, जहां पर आर आई मतलब इसमें से कोई अगर R ले लीजिएगा तो वह n से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? n से छोटा होगा, और 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें से आप अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, वह सारा नंबर 8 से छोटा होगा, नहीं होगा? मतलब 1 मिनट, अगर इसमें से हम कोई भी R ले लेते हैं, R I का क्या मतलब होगा, I की जगह 1 2 3 4 कोई भी रखिए, वह n से छोटा होगा और 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसमें अगर छोटा नंबर ले लीजिएगा तो यह 1 के बराबर है, या 1 से बड़ा हो सकता था नंबर। तो वही बोला कि इसमें से कोई भी R लीजिएगा तो 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा या बराबर, और n से छोटा होगा। और जीसीडी इस R का कोई भी R ले लीजिए और n ले लीजिए, इसका जो जीसीडी होगा 1 होगा। जैसे इसमें से कोई नंबर आप ले लीजिए 5 और वो बोला 8, n की जगह 8 है ना, इसका जीसीडी 1 आएगा, तो जीसीडी 1 है।
ऑल आर आई आर डिस्टिंक्ट मोडुलो एन, और सभी आर आई जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, मतलब R1 R2 R3 R4 यह सब नंबर अलग अलग है। जैसे इसमें 1 3 5 7 है, ये सारा नंबर क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से इसमें सारा नंबर सब क्या है, अलग अलग है। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो स्टेप 1 में है मल्टीप्लाई एवरी नंबर ऑफ r बाई ए। इस r में या जो r है इसमें स्मॉल a से डिनोट इंटू कर लिए, तो इसके सारे एलिमेंट में भी a से इंटू हो जाएगा। देखो a से सब में इंटू हो गया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में आइए, सिंस जीसीडी a और n का जीसीडी 1 आएगा, a और n कोई उसमें दो नंबर अगर लेंगे कोई भी a और n तो उसका जीसीडी 1 आता है। तो इसका मतलब है एंड यहां पर a और n का जीसीडी 1 है, तो यहां पर आर आई कोई भी r ले लीजिए और n ले लीजिए, उसका वैल्यू 1 आएगा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर कोई भी r ले लेंगे कोई भी नंबर और उसका n के साथ अगर जीसीडी निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा उसको बताओ, बिल्कुल आएगा। अब देखो जब आर आई और एन का जीसीडी 1 है तो इसका मतलब है कि जीसीडी ए आर आई, इस आर में ए से इंटू करेंगे और एन ले लेंगे तो उसका भी जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा फॉर एवरी आई। ठीक है, हेंस ईच ए आर आई इज ऑल्सो रिलेटिवली प्राइम टू एन, यानी वह सब क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा एन का, हो जाएगा। अब देखो यहां पर जैसा हम यहां पर एग्जांपल लिए थे, जैसे यहां 3 ले लो, 3 ले लेते हैं और नंबर 8 था, तो इसका HCF कितना आएगा, जीसीडी लिख लो, यहां जो लिख रहा है वही लिखो, इसका जीसीडी 1 आ जाएगा। यही बात है। अब क्या बोला कि पहला में कोई नंबर से गुना कर लो। पहला में अगर ए कोई नंबर है जिसका n के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, वैसा नंबर अगर इसमें हम गुना कर दें तो उसका और इसका भी जीसीडी 1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 में आइए। कहा वी शो दैट दिस नंबर आर डिस्टिंक्ट मोडुलो n। अब दिखाना है कि सारा नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए आर आई कन्ग्रुएंट टू ए आर जे मोड n। मतलब देखो यहां पर ये जो लिखे हैं ना, इसमें 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं, ए आर का 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट आप किसी स्पेशल नंबर को नहीं ले सकते हैं, तो हम एगो मान लेते हैं ए आर आई और दूसरा मान लेते हैं ए आर जे। यह कन्ग्रुएंट है मोड n का, हम यही चीज मान के चल रहे हैं, यह चीज हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाइएगा जब ए आर आई में से ए आर जे को, तो वह किससे डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब n जो है यह डिवाइड करता है, डिवाइड का सिंबल है, n डिवाइड करता है किसको, इसको। इसमें से a कॉमन निकाल लीजिएगा तो ए आर आई माइनस आर जे हो जाएगा। अब देखो जीसीडी a और n का जीसीडी 1 है, तो इसका यह मतलब है कि n जो है a को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, n जो है इसको डिवाइड कर रहा होगा दूसरे वाले को, तो n जो है डिवाइड कर रहा है ए आर आई माइनस आर जे को। ठीक, अब देखो अब एक चीज बताना कि आर आई माइनस आर जे को n से डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आर आई कन्ग्रुएंट आर जे मॉड n लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इतना लिखा हुआ रहेगा तो इतना लिख ही सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि आर आई माइनस आर जे में n से डिवाइड करें तो एडजेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक देखो, बट R1 R2 R5 आर डिस्टिंक्ट मोडुलो n। अब देखो इस R1 R2 R5 सब अलग अलग एलिमेंट है, सब अलग अलग एलिमेंट है। अब एक चीज कभी बताना कि RI भी अलग हो और RJ भी अलग हो। अगर मान लीजिए कि RI अलग हो और RJ अलग अलग एलिमेंट हो, तो इसका माइनस करने पर कभी भी n से डिवाइड नहीं होगा। कैसे, तो देखो यहां पर जैसे यहां पर नंबर आप लिए हैं 1 3 5 7, कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 5 और 3 ले लेते हैं, तो 5 में से 3 घटा लो, 5 कन्ग्रुएंट 3, अब मॉड n लिख लो, n मतलब यहां पर 8 है, तो 5 में से 3 जाएगा कितना, 2 और 2/8, 2 में 8 से एडजेक्ट डिविजिबल नहीं है, एडजेक्ट डिविजिबल नहीं है यह। ठीक है ना, एडजेक्ट डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर
तो यहां पर क्या बोला कि यह अलग अलग है, तो यह कंडीशन तब ये फॉलो हो सकता है जब आर आई और आर जे क्या हो जाए, सेम हो जाए, यह दोनों इक्वल होगा तब ये यह कंडीशन हो सकता है। कैसे, देखो आर आई का जो वैल्यू है वही आर जे का वैल्यू है, तो घटाने पर 0 और 0 में n से डिवाइड कीजिएगा तो एडजेक्ट डिविजन हो जाएगा। तो आर आई कन्ग्रुएंट आर जे मॉड n तब ये होगा जब आर आई का वैल्यू आर जे के इक्वल होगा। जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो घटाइएगा तो आराम से 0 आ जाएगा, 0 में n से डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। नहीं तो हम लोग लेके चले कि ए आर आई कन्ग्रुएंट ए आर जे मॉड n है और हम प्रूफ कर दिए आर आई इक्वल टू आर जे, तब ये संभव होगा। इसका मतलब है कि ए आर आई ए आर टू ए आर फाइव आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट मोडुलो n। इसका मतलब है कि ए आर आई और ए आर जे ए आर टू सब एलिमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। अगर सेम होगा, अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सारा एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर यह कंडीशन फुलफिल नहीं होता। ठीक है, यहां पर हम ये लेके चले, यह लेके चले और यहां पर यह ऐसा सिचुएशन आ गया कि आर आई कन्ग्रुएंट टू आर जे मॉड n, यह तभी संभव होगा कि यह दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, आर आई और आर जे, तब कंडीशन। अगर यहां पर हम इक्वल लेके नहीं चलते कि कन्ग्रुएंट नहीं है तो यहां पर आ जाता इक्वल नहीं है, तो आर आई और आर जे इसमें भी इक्वल नहीं है तो यह भी इक्वल नहीं होगा। यही बात है ना। तो यहां से यह बात आप समझ गए कि अगर यह यहां पर कि ए आर आई और ए आर जे यह सब एलिमेंट क्या है, अलग अलग होगा, क्योंकि सेम लेके चले हैं तो सेम आ गया। अगर मान लो कि यह इक्वल नहीं लेके चलते तो यहाँ इक्वल नहीं आता, तो ये तो ऑलरेडी पहले से यह दोनों सेम नहीं है तो यह भी नहीं हो जाता, अलग अलग हो जाता है एलिमेंट। तो यहां पर लिख लेंगे हेंस ए आर आई ए आर टू ए आर फाइव एन आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट मोडुलो n, मतलब अलग अलग एलिमेंट है जो मोडुलो n बनाता है। दे फॉर्म अनदर रेसिड्यू, अनदर रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो n, और यह भी रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो n बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, यहां पर आगे स्टेप 4 में आएंगे हम, जब समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ऑल therefore the product of all elements of the two residue reduced residue system is congruence modulo n। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, क्या है, एक आप r माने हैं और r में एलिमेंट है r1 r2 r3 डॉट डॉट r5n, ऐसा ही है। ठीक है, यह रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है। और एक ए आर माने हैं, क्या है, ए आर वन ए आर टू और डॉट डॉट ए आर फाइव एन, ये भी क्या है, ये भी हम दिखा दिए कि रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है, ये भी दोनों। तो क्या करो, यहां पर इसको इंटू करो, सबको आपस में इंटू, ए आर वन ए आर टू ए आर फाइव एन इंटू कर लिए, इधर आर वन आर टू आर फाइव, ये भी मॉड एन को मॉड एन रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम कन्ग्रुएंट मोडुलो n है, मतलब दोनों का एक इधर का एलिमेंट एक इधर का एलिमेंट करके मॉड n कर लिया। ठीक, अब आप एक काम करो, अब एक काम करना है, क्या काम करना है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर a के पावर फाइव n। कैसे, तो देखो इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, तो कितना टर्म है, फाइव n टर्म है ना, तो सब a को जब इंटू कीजिएगा तो a के पावर फाइव n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पर समझने का आप कोशिश करिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप समझने का कोशिश करिए, ए गो दो गो ये आगे फिर डॉट डॉट है तो 3 गो 4 गो 5 गो करते करते यहाँ फाइव एन तक गया है, तो एक टर्म हो गया फाइव एन, तो ए के पावर फाइव एन हो गया, क्या बचा R1 R2 लास्ट में R5n। इधर क्या है, R1 R2 जैसे वैसा ही रहने दीजिए, मॉड n है तो मॉड n रहने दीजिए। अब एक चीज बताइए, इस R1 वाला टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a के पावर फाइव एन, और इधर यहाँ कुछ ना तो एक बचेगा, इधर मॉड n बचेगा, यही बात हो जाएगा। देखो स्टेप 5 में यह काम करेंगे, क्या लिखा, सिंस एवरी आर आई इज द रिलेटिवली प्राइम टू n, तो जीसीडी R1 R2 R5 और कॉमा n, ये R1 R2 R5 n का क्या चीज, जीसीडी कितना हो जाएगा, देखो एवरी आर आई इज रिलेटिवली प्राइम टू n, जितना भी आर आई है सब जो है n के साथ क्या बनाता है, प्राइम है, यानी R1 R2 R3 ले लीजिए और उसका n के साथ अगर जीसीडी निकाले तो 1 आता है। जैसे आप अभी एग्जांपल देखे हैं, तो एग्जांपल में 1 3 5 7 था,
और n का वैल्यू 8 था। तो इसमें से कोई भी अगर 8 के साथ अगर जीसीडी निकालिएगा तो वैल्यू ये क्या आएगा, तो R1, R2 डॉट डॉट R फाई n, इस सब का जीसीडी n के साथ निकालिएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। Hence the product R1 R2 dot dot R phi n has a multiplicative inverse modulo n, cancelling it from both side gives इतना। अब देखो दोनों तरफ कैंसिल करोगे तो a के पावर फाई n, यहाँ पर 1 mod n हो गया। और यही चीजें आपको क्या करना था, यही चीजें आपको क्या करना था बताओ, तो यही चीजें आपको प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा तो होगा दिक्कत परेशानी आपको हुआ होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो आप स्टेप 4 स्टेप 5 करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको आप देख लेना अच्छे से देख लेना। यहाँ से आइलर 5 फंक्शन यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ से देखो स्टेप 1 है, 2 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, बस इतना है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह थ्योरम है, आइलर थ्योरम, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। और कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताइएगा। थोड़ा लेंदी है तो हम समझाने का कोशिश किए, लेकिन हमको लगता है कि आपको अगर दिक्कत हुआ होगा एक आध दो बार देख लीजिएगा बनाकर, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।